ये मॉर्निंग में जो मेरे साथ उठते हैं उनके लिए ये आंख खोलने का काम करता है। इसको आंख खोलो क्विज भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया को थर्ड रैंक यहाँ पर दी गई, अगर बात करते हैं फैमिली ओन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसमें फैमिली बिजनेस उसको ज्यादा फोकस हमारी कंट्री में दिया जाता है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ये आप लोगों को एक राज्य का नाम बताना है जिसके तहत यहां पर स्वयं सद करके ये स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोका जा सके, यानी कि जो इंसानों की खरीद फरोख्त होती है उसको रोका जा सके। किस राज्य के द्वारा यहां पर ये स्कीम स्टार्ट की गई है? स्वयं सद। तो इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर ये है ट्रेड विल। ट्रेड विल के बारे में जो बात की जा रही है यहां पर मेंटल अगर किसी को स्ट्रेस है, इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको यहां पर डील करने की बात की जाती है इस टूल के थ्रू। तो ये टूल किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बताना है कि कौन सी फर्स्ट कंट्री है जिसके द्वारा बोला गया टाइगर की पॉपुलेशन 2022 तक डबल करेंगे। तो हम लोग अपनी कंट्री में 2022 तक किसानों की इनकम डबल करेंगे। हम लोग अपनी कंट्री में 2022 तक काफी कुछ करने वाले हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग कवर करते रहते हैं सारी चीजें कि हाँ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, पर लेकिन यहां पर ये टाइगर की पॉपुलेशन डबल करने की बात की जा रही है। तो हमारा पड़ोसी देश है, आप लोगों को बताना कौन सा देश है, ठीक है। बाउंड्री भी टच करती है इसके साथ में हमारी। आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा एक्सटेंड की गई थी अभी रिसेंटली इसकी डेडलाइन, जिसमें बोला गया था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म जो फाइनेंसिंग रूल है वो जून 2019 तक यहां पर इसको कर्व करना था। यानी कि आप लोगों को पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसमें रिसेंटली अभी 39 मेंबर है। जो सऊदी अरेबिया है अभी इसका 39 मेंबर बना है, अब तक इसमें 38 मेंबर थे। तो बात क्या की जा रही है? बात यहां पर यह की जा रही है कि इसके तहत अभी इसने एक कंट्री को यहां पर आगाह किया कि अगर उसने अपनी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, या फिर टैक्स एबल मनी को छुपा के रखना, या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी कि कोई भी उल्टी सीधी हरकतों के लिए पैसा देना, जैसे कि हमारी कंट्री में पुलवामा अटैक। तो अगर ये नहीं रोका तो यहां पर इस कंट्री के ऊपर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको और ज्यादा तकड़े यहां पर इसके ऊपर जो बैन है वो बढ़ा दी जाएंगे आगे आने वाले टाइम के लिए भी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है पुलवामा, सॉरी यहां पर ये बात की जा रही है आईपीएल के बारे में। आईपीएल से रिलेटेड जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है उसके द्वारा डिसाइड किया गया कि जो एलोकेशन यहां पर आईपीएल की मनी को दिया गया था ओपनिंग सेरेमनी में वो यहां पर यूज नहीं किया जाएगा। यहां पर ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी आईपीएल में, उस पैसे को कहां पर यूज करने की बात की गई थी इस टाइम पे, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है एक पुलिस के बारे में। ये खासकर सदर्न इंडिया की जो पुलिस है उसने यहां पर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग की बात की है। तो ये मीटिंग रिसेंटली अभी कहां पर हुई थी? देखिए होता क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ऐसा तत्व है जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, वो क्या करता है एक स्टेट में क्रिमिनल एक्टिविटी करता है और दूसरे स्टेट में यहां पर ये पहुंच जाता है। तो उसको रोकने के लिए सारे स्टेट जो है उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, खासकर उनकी पुलिस के। तो उससे रिलेटेड तमिलनाडु में एक बहुत ही शानदार जगह है, इसको नॉर्मली हनीमून स्पॉट भी बुलाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। तो ये बताना है कि जगह कौन सी है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे हालांकि। आगे चलते हैं, यहां पर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी के बारे में बात की जा रही है, या फिर आईआईपी बोल सकते हैं इंडेक्स इसको। ये रैंक हमारी कंट्री की 50 कंट्री में से कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है, ये बताना आप लोगों को। दरवाजा बंद पार्ट 2 कैंपेन जो कि सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी बनाने की बात करता है। तो किसके अंडर ये कैंपेन चलाया गया है? जो मेन स्कीम है वो कौन सी है? इनके मेन स्कीम आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो ये थे नन्हे से मुन्ने से क्वेश्चन, अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा। मैच कर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखेगा, इससे और अच्छे से आप लोग की आंख जल्दी खुल जाएगी, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि इंडिया जो यहां पर रैंक 3rd ग्लोबली देखने को मिली फैमिली ओन बिजनेस, यानी कि घर परिवार के साथ में जो मिलकर बिजनेस किया जाते हैं, यह है क्रेडिट शू रिसर्च एजेंसी, ठीक है, CSRI। तो इसका नाम आप लोग याद रखते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें बात की जा रही है यहां पर स्वयं सद, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात की गई है। नेक्स्ट ये ट्रेड विल जो यहां पर ये टूल देखने को मिल रहा है, ये एक तरीका टूल है जो कि यहां पर मेंटल रिलेटेड जो इशू हैं उनको यहां पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है। आईआईटी कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेपाल है वो कंट्री जिसके द्वारा बोला जा रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन 2022 तक डबल करनी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा बोला गया ईरान को बोला गया कि जो हरकतें ये कर रहा है अलग अलग कंट्री में टेररिस्ट फाइनेंसिंग उसको रोके, वरना इसके ऊपर जो कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं वो और एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है आईपीएल में जो मनी थी यहां पर ये पुलवामा अटैक के जो शहीद थे उनकी फैमिलियों को देने की बात की गई थी। तमिलनाडु में ऊटी में यहां पर पुलिस ऑफिसर की मीटिंग देखने को मिली, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जिसको बोला गया। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर यहां पर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इंडेक्स, तो 36 है हमारी रैंक टोटल 50 कंट्री में जब यहां पर रैंक निकाली गई। तो स्वच्छ भारत मिशन एक शहरी है और दूसरा ग्रामीण है, यानी कि रूरल एरिया, उसमें यहां पर दरवाजा बंद
पार्ट 2 कंपेन है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को शौचालय यूज करने हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर ये है बाहर ओपन डेफिकेशन नहीं करना है, यानी कि खुले में शौच नहीं करना है, शौचालय यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये मुहिम चलाई गई है गांव में अक्रॉस द कंट्री। तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पार्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए अब डिटेल में क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। स्वदेश दर्शन आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं कि अपने कंट्री के दर्शन की बात की जा रही है, तो इसके लिए क्या क्या बातें हैं एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है ये स्कीम, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है यहाँ पर एनएससी, ये कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी मिनिस्टर ऑफ जो भी यहाँ पर होंगे टूरिज्म के एज ए चेयरमैन, और यहाँ पर स्टीयर करेंगे मिशन ऑब्जेक्टिव और विजन करेंगे स्कीम का जो भी रहेगा, यानी कि ये यहाँ पर एज ए चेयरमैन भी रहेंगे और इसको पूरी स्कीम को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इनकी अध्यक्षता के अंदर में चलेगी। मिशन डायरेक्टर है जो यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग एरिया में, वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा हेड किए जाएंगे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 3, डी में बोला गया 1 और 3। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो जो सही आंसर है इसका ए, बी, सी या फिर डी, तो ये है इसका आंसर ए यानी कि 1 और 2। 1 और 2 सही है, थर्ड गलत है, क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है मिशन डायरेक्टर, ये हेड किया जाएगा मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एनएससी। एनएससी के यहां पर ये है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, तो जो इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे वो यहां पर मिशन डायरेक्टर को हेड करेंगे। तो टॉप पर हेड कौन होंगे? यहां पर मिनिस्टर, फिर होंगे यहां पर कौन नीचे? ये होंगे यहां पर एनएससी के जो सेक्रेटरी होंगे। और क्या बात है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है हमारी कंट्री में, खासकर जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जैसे जैन की बात करें तो तीर्थंकर सर्किट डेवलप किया जा रहा है, यानी कि जैन धर्म से जो भी सारी साइट है कैसे उनको कनेक्ट किया जाए। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये सेंट्रल के द्वारा फंड स्कीम की है, यानी कि 100% जो पैसा दिया जाएगा वो सेंटर के द्वारा फंड यहां पर किया जाएगा। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल फंडेड स्कीम है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है, और टूरिज्म को बढ़ावा देगी। ओके, तो ये था आंसर इसका ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने, यहां पर ये बात कर रहा है बायोफ्यूल के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट है? यहां पर 3 स्टेटमेंट है, आप लोगों को यहां पर चेक करनी है और आंसर बताना है। पहला बोला गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहां पर ये रिकॉर्ड की गई जो फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो है हमारी कंट्री में अनाउंस की गई 2009 में। ऑब्जेक्टिव था कि कमर्शियल डेवलपमेंट, सेकंड जनरेशन जो फ्यूल होता है उसका कैसे कमर्शियल डेवलपमेंट किया जा सके। तीसरी बात बोली जा रही है कि जो मैंडेट किया गया यहाँ पर 20% ब्लेंडिंग होनी चाहिए बायोफ्यूल की फॉर बायोडीजल और बायोइथेनॉल में, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ईंधन होना चाहिए। तो निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट है? याद रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 और 2, डी में बोला गया 2 और 3, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर बताना है कि कौन सा यहां पर सही है। सही है मतलब आंसर के हिसाब से, यानी कि गलत आंसर पूछा है, ठीक है। तो आंसर है यहां पर ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर यहां पर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड जो फ्लाइट थी यहां पर, ये स्पाइस जेट के द्वारा यहां पर ये फ्लाइट जो थी ये देहरादून से लेकर दिल्ली तक, ठीक है। डीडी आप लोग याद रखते हैं या फिर डीएन याद रखते हैं, देहरादून से लेकर न्यू दिल्ली। तो ये फ्लाइट यहां पर स्टार्ट की गई थी। तो ये जो फ्लाइट थी यहां पर उस टाइम पर बोला गया था कि इस तरीके से हम लोग को यहां पर ये यूज करनी है। और यहां पर ये जो थी यहां पर AN-32 ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है ये यहां पर ये यूज किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, बाद में रिपब्लिक डे ट्रेड के ऊपर भी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, एयरफोर्स के द्वारा बाद में इसको यूज किया गया। पहली फ्लाइट जो थी ये स्पाइस जेट की थी, न्यू दिल्ली से, ये थी यहां पर देहरादून से न्यू दिल्ली। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया कई सारे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में भी। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है कि जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी हमारी कंट्री में 2009 में इसको स्टार्ट किया गया और सेकंड जनरेशन यहां पर जो ईंधन है वो बनाने की बात की गई। यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो होता है वहां पर हम लोग नॉर्मल जो खाने का सामान होते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करके इसको बनाते हैं, पर लेकिन यहां पर नॉन ईडेबल जो यहां पर प्रोडक्ट है उसको यूज किया गया सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल बनाने के लिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर कि जो बायोडीजल जो यहां पर जो पॉलिसी है मैंडेट करती है 20% ब्लेंडिंग आप लोग यानी कि मिक्स कर सकते हैं बायोडीजल, यानी कि एक तरीके से आप लोग मिक्स कर सकते हैं यहां पर जो ईंधन पेट्रोल डीजल आप लोग यूज करें उसमें, ताकि इसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और बाहर की कंट्री पर हमारी डिपेंडेंसी यहां पर कम हो सके। अगर आप लोगों से बोले कि एक बार मतलब फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि क्या आता है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की बात करें जैसे बायो इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया। सेकंड जनरेशन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से हम लोग बना सकते हैं इथेनॉल वगैरह। थर्ड जनरेशन क्या हो गया, जैसे सीएनजी वगैरह हो गया, ये बायोफ्यूल वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आंसर ये है यहाँ पर फर्स्ट सही, बाकी यहाँ पर फर्स्ट आंसर यहाँ पर गलत है, बाकी सही है। आगे चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर बात की जा रही है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसके बारे में, काफी न्यूज में है रिसेंटली, अभी इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि आरटीआई अमेंडमेंट में चेंज किया जा रहा है हमारी कंट्री में। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये अपॉइंट किया जाता है 5 साल
या फिर 65। तो जो भी पहले हो जाए ये इसका टाइम पीरियड है जिसके लिए यहाँ पर इसको अपॉइंट किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर CIC जो है यहाँ पर ये एलिजिबल है री अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि इसको री अपॉइंट किया जा सकता है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये बताना है। करेक्ट पूछा गया है ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर बताइए। तो जो सही आंसर है इसका ये है ए, यानी कि ओनली वन। ये सही है। यहाँ पर 65 साल या फिर 5 साल जो भी पहले हो जाए ये इसके लिए अपॉइंट किया जाता है। पर लेकिन रिसेंटली अभी जो RTI एक्ट है हमारी कंट्री में 2005 का, उसमें चेंज कर यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इनको अपने हिसाब से अपॉइंट किया जाए। तो इसकी वजह से ये काफी न्यूज में है। रीअपॉइंटमेंट का भी कोई यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि आप लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक तरीके से जो मेंबर है उसको आगे चल के मान लीजिए चीफ बनना है तो एक बार को हो सकता है, पर लेकिन रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी उसी पोस्ट पर आप लोगों की। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर ये हो गया इसका फर्स्ट। याद रखिएगा RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसको चेंज करने की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने बात कर रहा है कि यहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग MCI बोलते हैं, MCI का कौन सा फंक्शन नहीं है, ये पूछा गया कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए, कई बार क्वेश्चन पता होता है फिर भी आंसर गलत कर देते हैं। बात की जा रही है मेंटेनेंस ऑफ द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन, यानी कि पूरी कंट्री में जो यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। दूसरी बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है सैंक्शनिंग मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, यानी कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको सैंक्शन करने का भी काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। प्रोवाइडिंग एथिकल ओवरसाइट इन द मेडिकल एजुकेशन, यानी कि मेडिकल एजुकेशन जो है उसमें एक तरीके से एथिकल चीजें होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट के बेस पर बस काम चल रहा है और बाकी चीजें ध्यान नहीं रखी जा रही है, फिर करप्शन देखने को मिल रहा है। मेंटेनेंस रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट्स, यानी कि एक तरीके से जो फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी बात की जा रही है, इसका जो रजिस्टर है वो भी इसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ABCFD, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ये आपका आंसर होना है। तो बताइए आंसर यहां पर, आंसर है इसके यहां पर बेसिकली डी, ये इसके अंडर नहीं आता है, बाकी तीनों फंक्शन आते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जो गठन किया गया था इसका 1934 में गठन किया गया था, और जो गठन किया गया था ये मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933, इसके बेस पर इसका गठन किया गया था। एक्ट जो है यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एक्ट इसको बोलते हैं 1933, जो कि हमारी कंट्री में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, सारी चीजें, ये सारा काम इसी के द्वारा किया जाता है, रजिस्टर करने वाला ये सारी चीजें। पर लेकिन फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो ये फार्मेसी एक्ट के अंदर आता है, ना कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, तो ये अलग है यहाँ पर, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो आप लोगों से काफी न्यूज में अभी चल रहा है, पूछा जा सकता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI को यहाँ पर चेंज कर अभी यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने की बात की जा रही है, यानी कि काउंसिल जो है उसको कमीशन में कन्वर्ट किया जाएगा और कमीशन गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, काउंसिल में जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन कमीशन में अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी उनके ऊपर पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं यहाँ पर, यह है मेकादातु रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा चुका हूं, अलग अलग एंगल से क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रहा हूं ताकि कोई भी टॉपिक आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन ना डाल सके। इस तरीके से हम लोग तैयार कर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये एक डिस्प्यूटेड रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट है, इसको लेकर पहली स्टेटमेंट ये है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर यह है कि ये मल्टीपर्पज बैलेंसिंग जो रिजर्वायर प्रोजेक्ट है यहाँ पर, यानी कि मल्टीपर्पज का है यहाँ पर, और एक तरीके से बैलेंस बनाने का भी काम करेगा, इस तरह का प्रोजेक्ट है, ये बहुउद्देश्य है। ठीक है, तीसरा बोला गया है यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो आउटकम है, जो एक्सपेक्टेड यानी कि जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, तो वाटर क्राइसिस जो भी है यहाँ पर कर्नाटका के अंदर, यानी कि आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से एक्सपेक्ट लगाई जा रही है कि ओवरकम कर देगा जो क्राइसिस है कर्नाटका के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पर क्या है। पहले तो यहाँ पर ये मेकादातु जो रिवर प्रोजेक्ट है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आंसर है वैसे डी, यानी कि सारे सही हैं। तो कौन सी रिवर के ऊपर है यहाँ पर ये, तो ये कावेरी रिवर के ऊपर है, जो कि काफी न्यूज में भी रहती है। कावेरी आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में काफी डिस्प्यूट का रीजन है। इसके अलावा कावेरी रिवर से केरला और इसी के साथ में जो पौंडीचेरी है यहाँ पर, इनको भी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो बातें बोली गई हैं वो सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है उसके लिए ट्रिब्यूनल भी सेटअप किया गया था, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया की, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आंसर डी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बात कर रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, यानी कि NIIF के बारे में। तो आप लोग नाम से भी जान सकते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है।
तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट बोला गया कि यहाँ पर 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये कमर्शियल के लिए फंड यहाँ पर देता है, कमर्शियल फंडिंग करता है, खासकर जो ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं ओनली उनके लिए। दूसरा बोला गया यहाँ पर जो शेयर है यहाँ पर गवर्नमेंट के 49% है टोटल इन्वेस्टमेंट के। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो सही आंसर ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्टार्ट तो किया गया था 2015 में। सही है, जब यहाँ पर स्टार्ट किया गया तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, जिनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में पोर्ट, रोड वगैरह जो डेवलपमेंट किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर एक फंड होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर डेवलप किया गया 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर जी की बजट स्पीच में। तो उस टाइम पर जब क्रिएट किया गया, सेटअप किया गया 40,000 करोड़ रुपए का फंड, ठीक है। पर लेकिन यहां पर अगर बात करें, सबसे बड़ी बात जो बोली गई यहां पर ये बोला है कि ग्रीन फील्ड वो होता है कि जहां कंप्लीटली कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो ऐसे उसके लिए यहां पर इसको यूज किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्रीन फील्ड या फिर ब्राउन फील्ड जहां की आधा बन चुके हैं या फिर पुराना कोई ढांचा है उस पर स्टार्ट करना है या फिर कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लोगों को लगाना है उसके लिए भी इसका यूज किया जाएगा। तो ये जो ओनली वर्ड कई बार आता है, आप लोग सचेत हो जाया कीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर बात कर रहे हैं इंटरपोल के बारे में। काफी न्यूज में रहता है, तो बोला जा रहा है इंटरपोल क्या है, कि ये इंटरपोल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो प्रोसीजर है एक तरीका वोट करने के लिए डिफरेंट पोल इन साइमल्टेनियसली, जो भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट बात की जा रही है ग्लोबल पुलिसिंग कॉर्पोरेशन एजेंसी है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा बोला जा रहा है एक तरीका मेथड है ट्रेडिंग करने के लिए डिफरेंट कंट्री के बीच में, जो कि गाइड किया जाता है सेम रूल ऑफ सेट, यानी कि एक तरीके सेम सेट ऑफ रूल यहां पर रहते हैं, कोई सा भी सही नहीं है। तो सही स्टेटमेंट आप लोगों के हिसाब से यहां पर कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है कि यहां पर इंटरपोल के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो आंसर है सही यहां पर, ये आप लोगों के सामने यहां पर ये हो गया बी, क्योंकि यहां पर जो इंटरपोल है यहां पर ये एक तरीके से आप लोगों को इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं ग्लोबल पुलिसिंग का नाम यहां पर दिया गया है, तो ये सही बात है, यहां पर इसको इंटरनेशनल पुलिसिंग के नाम से भी पुकारा जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखिए जिस तरीके से अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, मान लीजिए, तो इससे हमारी कंट्री की जो सीबीआई है वो इससे कनेक्ट है, तो यहाँ पर वो इससे डायरेक्ट कनेक्ट है। यहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके थ्रू यहाँ तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। तो ये सही, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो बात की जा रही है कि यहाँ पर ये जो इंटरपोल के बारे में, तो कई बार ये न्यूज में इसलिए भी देखने को मिलता है, कहीं अगर क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो किसी का सहारा यहाँ पर लेकर किसी कंट्री में इन्वेस्टिगेशन करना है, ये इसी का सहारा यहाँ पर लिया जाता है। तो आंसर बी हो गया। बाकी हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखते हैं, हेडक्वार्टर इसका ये है लियोन फ्रांस के अंदर में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग इसको समझ भी पाएंगे आसानी से। बात की जा रही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर किसी को कोई भी कमोडिटी फ्री प्रोवाइड कराई जाती है तो उसके बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, या फिर एजुकेशन की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराती है, टीचर आप लोगों को देती है, सारे काम करती है। तो ये जो है यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, तो इसको रिलेटेड करना है आप लोगों को कि इफ कमोडिटी इज प्रोवाइड फ्री टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, तब क्या होगा। ये बोला जाता है कि जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यानी कि जो कमोडिटी है, मान लीजिए किताब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उसकी बात करिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी 0 होती है। तो आप लोग अगर उदाहरण माइंड में रखेंगे कुछ और तब देखेंगे तो क्वेश्चन समझ पाएंगे। दूसरा बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है उसकी इग्नोर की जाती है, यानी कि जो आप लोगों को सामान मिल रहा है उसकी कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। तीसरा बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है कंज्यूमर, और कंज्यूमर की यहाँ पर जो टैक्स पेइंग पब्लिक होती है उसके ऊपर। तीसरा बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाती है गवर्नमेंट के ऊपर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ए, बी, सी या फिर डी। कॉमन सेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आप लोगों को हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करा रही है और बोलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो थोड़ी ना आएगा, वो वहां पर डॉक्टर आएंगे, उनकी फीस जाएगी, वहां पर होटल बना, वो हॉस्पिटल बना रखा है, वहां पर जो भी सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह दवाइयां वगैरह आएगा उनका पैसा तो पे करना पड़ेगा। तो पैसा कहां से आएगा, तो वो पैसा टैक्स पेयर की मनी होती है, यानी कि जनता की मनी में से यहां पर उस पैसे को यूज किया जाएगा। तो फ्री का मतलब यहां पर यह है किसी और का पैसा यहां पर आप लोगों को एक तरीके से दिया जा रहा है, यानी कि जो टैक्स पेयर की मनी है वो टैक्स पेयर की मनी आप लोगों के ऊपर यहां पर एक तरीके से यूज की जा रही है, ना कि गवर्नमेंट थोड़े ना, गवर्नमेंट के पास थोड़े ना कहीं से पैसा खान में से निकल के आ रहा है। टैक्स लगाते हैं, डिविडेंड होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये इसी तरीके से आप लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, सॉरी, ये चीजें होती है, तो यहां से इनके पैसे निकल कर आते हैं। तो एक डायरेक्ट वे में टैक्स पेयर की मनी को यहां पर आप लोगों को दिया जाता है जब यहां पर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ये सब चीजों की बात करते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैं एक फ्री एजुकेशन आप लोगों को दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहां पर, इसके बदले में बहुत सारे पैसे कमा सकता हूं, पर लेकिन मैं वो पैसे नहीं कमा रहा हूं इनडायरेक्ट वे में, मैं अपनी कॉस्ट पर आप लोगों को ये चीजें दे रहा हूं। यानी कि एक तरीके से मैं अपनी कॉस्ट फ्री रख रहा हूं, वरना अगर किसी कोचिंग में जाकर पढ़ाऊं या फिर किसी कॉलेज में जाकर पढ़ाऊं या खुद का कोई कोचिंग सेंटर खोलूं तो बहुत सारी मनी कमा सकता हूं, पैसा बहुत सारा कमा सकता हूं, पर लेकिन मैं अपनी कॉस्ट पर आप लोगों को ये चीज दे रहा हूं। यानी कि कॉस्ट है इसकी, फ्री में नहीं है, ये मेरी कॉस्ट है पर मैंने अपनी कॉस्ट फ्री कर दी है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि आप किसी को अगर पढ़ा रहे हैं तो आपकी भी फीस होगी ना। मैं आप लोगों को बोलूं आप लोग अगर चैनल पर पढ़ा दीजिए तो आप लोग कुछ ना कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, तो उसका मतलब है कि अगर आप लोग बोले कि सैलरी नहीं देना, फ्री पढ़ाना है मुझे, तो इसका मतलब आप लोग अपनी कॉस्ट फ्री कर ले रहे हैं किसी को पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग अपने आप से कनेक्ट कर देखेंगे तो आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर ये बात कर रहा है कि हाई सेविंग होने के बावजूद भी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो कई बार वो सिग्निफिकेंस इंक्रीज आउटपुट जो होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि हाई सेविंग है पर फिर भी रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट उस तरीके का आउटपुट नहीं होता है जैसा यहां पर देखने को मिलना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? तो ये यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, इसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। यहां पर बोला जा रहा है निरक्षरता, यानी कि इलिटरेसी होती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, ये ज्यादा पॉपुलेशन होती है, या हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। तो ए बी सी या फिर डी, कौन सा आंसर यहां पर सही है? तो जो सही आंसर है इसका ये है डी, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखिए क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आप लोग मान लीजिए कोई किताब बना रहे हैं, एक किताब को बनाने में आप लोगों के लिए 10 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, 10 रुपए लग रहे हैं किताब को बनाने में, आप लोगों ने एक किताब बनाई। पर लेकिन अगर आप लोग बोले कि आप लोग यहां पर इसकी यूनिट पे यूनिट बनाते जा रहे हैं और आप लोग इस कॉस्ट को कम करना स्टार्ट कर दें, यानी कि आप लोग बोले कि 10 रुपए की एक किताब बन गई, इस तरीके से आप लोग अगर 10 किताब बनाएंगे तो 100 रुपए की बन गई। ठीक है, पर मैं अगर आप लोगों को बोलूं आप लोग क्या करना है कि यहां पर इसकी कॉस्ट आदि लेके आनी है, तो आप लोग का मतलब हो जाएगा कि आप लोग को जो इनपुट कॉस्ट है वो कम करनी है, यानी कि एक किताब की कॉस्ट लगभग 5 रुपए होनी चाहिए। इस तरीके से अगर 10 किताब आप लोग बनाएंगे तो 50 रुपए आप लोगों की कॉस्ट आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट कॉस्ट आप लोगों ने यहाँ पर कम कर दी है और आप लोगों की हाई इफिशिएंसी यहाँ पर मेंटेन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं, इनपुट कॉस्ट अगर कम होगा और आउटपुट ज्यादा आएगा तो ये होगा इसका मतलब ये एक अच्छी इफिशिएंटली इकोनॉमी काम करती हुई नजर आएगी। पर लेकिन अगर यहां पर इनपुट में ही इतनी ज्यादा कॉस्ट लग जाती है, आउटपुट अच्छा रिजल्ट ही नहीं मिलता है, तो फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा? तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है इकोनॉमी के लिए खराब होता है। लो कैपिटल आउटपुट रेशियो यहां पर होना चाहिए, यानी कि कैपिटल इनपुट कम होना चाहिए और आउटपुट यहां पर ज्यादा निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बोली गई है, आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पर आप लोगों के सामने बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आप लोगों को। पहला बोला गया कि ये क्रिएट किया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1944 में। दूसरा बोला गया कि यहां पर ये कंप्राइज करता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये यहां पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। तो दो यहां पर इसकी बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर आप लोग यहां पर इसका बताना है। तो जो सही आंसर अगर आप लोग देखेंगे यहां पर तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है। और क्या क्या इसके बारे में आप लोग यहां पर पता होना चाहिए, तो कुछ और बातें यहां पर इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट फ्री लोन और ग्रांट, जो गवर्नमेंट होती है खासकर पुअर कंट्री की, उनकी हेल्प करने के लिए इसको बनाया गया था। इसी के साथ में यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये IBRD और इसी के साथ में IDA, ये दोनों इसके पार्ट हैं। और ये वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसका यहाँ पर ये पार्ट है जो कि 1945 में इसका गठन किया गया था और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। 189 कंट्री IBRDA में है आज के डेट में और 179 है यहाँ पर IDA में। तो आप लोगों से पूछे किसमें ज्यादा कंट्री है, तो IBRDA में ज्यादा कंट्री है। डेविड मॉलपास जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थे, USA की पर्सनैलिटी है, ये रिसेंटली अभी इसके प्रेसिडेंट भी बने हैं, तो इसकी वजह से भी ये काफी न्यूज में था। तो आंसर होगी यहाँ पर सी।